हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 18 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। सम ऑफ़ यू आर आस्किंग क्या आपको एनालिसिस देखने के बाद न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना चाहिए। तो अगर आपके पास एडिक्वेट टाइम है तो ऑफ कोर्स आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ो, क्योंकि आपको बेनिफिशियल होने वाला है सीसेट एग्ज़ाम के लिए। और वैसे भी अगर रीडिंग स्किल्स होती हैं तो वो ऑफ कोर्स आपको बेनिफिशियल होंगी ही होंगी। लेकिन अगर आपके पास अभी एडिक्वेट टाइम नहीं है, आपने अपना स्टैटिक पोर्शन नहीं ख़त्म किया है, तो प्लीज़ अभी आप पहले फोकस करो स्टैटिक पोर्शन पे, कि आप स्टैटिक पोर्शन ख़त्म करके एक बार अपना बेस रेडी कर लो। उसके बाद आप कर सकते हो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो अगर आपके पास टाइम है। इन द मीन टाइम आप क्या कर सकते हो, आप एनालिसिस देख सकते हो और साथ ही साथ आप कोई मंथली कंपाइलेशन को रेफ़र कर लो, इतना इनफ हो जाएगा। और इसके अलावा सम ऑफ यू आर आस्किंग कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ न्यूज़पेपर की, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू कॉपीराइट वायलेशंस। तो या तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या तो फिर आप किसी और सोर्स को रेफ़र कर सकते हो। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर कल के न्यूज़पेपर में मैंने नासा का ल्यूसी मिशन नहीं बताया, तो आज हम देख लेते हैं। तो नासा स्पेसक्राफ्ट नेम ल्यूसी रॉकेटेड इनटू द स्काई विद डायमंड सैटरडे मॉर्निंग ऑन अ 12 ईयर क्वेस्ट। तो 12 साल का मिशन होगा। जो ल्यूसी नाम रखा गया है, तो इथोपिया में लगभग 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड स्केलेटल रिमेन्स मिले थे, तो उसका नाम ल्यूसी रखा गया था, जिसके बेसिस पे इस मिशन का नाम ल्यूसी रखा गया है। तो ल्यूसी किसका मिशन है? नासा का मिशन है। किसके लिए? तो जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के लिए। तो ल्यूसीज $981 मिशन इज़ द फर्स्ट टू एम फॉर जुपिटर्स सो कॉल्ड ट्रोजन एंटोराज। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एस्टेरॉइड के लिए। इसके अलावा और भी जो एस्टेरॉइड्स के मिशन है वो भी आप पढ़ लेना, जैसे कि डॉन मिशन, इसके अलावा ओसाइरस रेक्स। तो ये सारे मिशन आपको पता होना चाहिए कि एस्टेरॉइड के लिए कौन कौन से मिशन गए। फॉर एग्जाम्पल बेनू के लिए कौन सा है, राइगू के लिए कौन सा है। हम आगे चलते हैं। आज हम अब 18 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, चाइना टेस्टेड एन केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल। तो यहाँ पर चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है, लेकिन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसने अपना टारगेट मिस कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चाइना टेस्टेड अ न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल इन अगस्त डेमोस्ट्रेटिंग एन एडवांस्ड स्पेस केपेबिलिटी। तो बेसिकली यूएस भी सरप्राइज हो गया चाइना की ये केपेबिलिटी देख के। अब यहाँ पर चाइना ने इसको एकदम सीक्रेट रखा अपने इस मिशन को। इसके अलावा क्या किया चाइना ने, तो यहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री लॉन्च अ रॉकेट। तो यहाँ पर रॉकेट में मिसाइल को रखा, पहले लो अर्थ ऑर्बिट में इसने ग्लोब का चक्कर लगाया और फिर अपने मिशन को यहाँ पर हिट किया। लेकिन जो मिशन को हिट नहीं कर पाया, लगभग यहाँ पर 35-40 किलोमीटर से नहीं हिट कर पाया। तो 5 पीपल फेमिलियर विद द टेस्ट दैट द चाइनीज़ मिलिट्री लॉन्च अ रॉकेट दैट कैरिड अ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो यहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री ने ये बताया कि कैसे एक रॉकेट को लॉन्च किया उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने मिसाइल को रखा। तो लॉन्च द रॉकेट दैट कैरिड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल विच फ्लू थ्रू लो ऑर्बिट स्पेस। तो लो ऑर्बिट स्पेस में पहले उसने फ्लू किया और फिर अपने टारगेट को क्रूज किया। तो सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, रशिया एंड चाइना। तो यहाँ पर यूएस, रशिया, चाइना सब लोग यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लगभग 5 टाइम्स ऑफ स्पीड के लिए ट्रैवल करती है। तो आपको पता होगा सुपरसोनिक, सबसोनिक और यहाँ पर हाइपरसोनिक। दो स्लोअर देन बैलिस्टिक मिसाइल्स। जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल से तो यहाँ पर स्लोअर होती हैं, लेकिन इंटरसेप्ट करना इनको बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये इनकी खासियत होती है कि इनको इंटरसेप्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर जो मिसाइल को ऐसे स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता अगर आप उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हो। तो मिसाइल डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, पहले सबसोनिक, फिर सुपरसोनिक, फिर हाइपरसोनिक। तो चाइना ने यहाँ पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, जो कि अभी बहुत कंट्रीज़ नहीं बना पाए हैं। इंडिया के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, डीआरडीओ और इसरो ने बेसिकली टेस्ट कर चुके हैं हाइपरसोनिक मिसाइल को। ये आपको एक्सप्लेन सेक्शन पे ये आपको न्यूज़ पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर जितनी हम उतनी पढ़ लेते हैं। ऑल्सो व्हेन अ मिसाइल ट्रैवल्स एट सच हाई स्पीड। जब मिसाइल इतनी हाई स्पीड में ट्रैवल करती हैं तो उसका ट्रेजेक्ट्री करेक्शन इतना ज़्यादा आसान नहीं होता उसका ट्रेजेक्ट्री करेक्शन करना है। तो यहाँ पर जो चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर चाइना ने टेस्ट की, उसने जब ऑर्बिट को यहाँ पर सर्कल किया, उसके बाद वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाई। वो इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेजेक्ट्री करेक्शन करना इतना आसान नहीं था। और यहाँ पर इंडिया ने बेसिकली यही बोला है कि हमें अभी कैरेक्टर ऑफ द मिसाइल पता नहीं है, तो ऐसे में हम कोई बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यूएस बहुत ज़्यादा वरी हो रहा है अभी। तो यहाँ पर यूएस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये क्या कर सकती है, अभी यूएस के ऊपर से भी तो फ्लाई कर सकती है। तो चाइनीज़ टेस्ट दैट द वेपन कुड इन थ्योरी फ्लाई ओवर द साउथ पोल। तो यहाँ बेसिकली साउथ पोल के ऊपर भी फ्लाई कर सकता है। अब हम ये जो न्यूज़ है ये हम एकदम एक्सटेंडेड तरीके से पढ़ेंगे एक्सप्लेन सेक्शन में। तो अभी बस आपको फर्स्ट पेज पर इतना पता होना चाहिए कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की है, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उसकी जो स्पीड होती है वो 5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड होती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल से तो स्लोअर होती है, लेकिन इंटरसेप्ट करना इसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और अभी यूएस, रशिया ये सब लोग कोशिश कर रहे थे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की, और यहाँ पर चाइना ने एक मिसाइल टेस्ट भी कर ली और इसने अपना यहाँ पर जो टारगेट है उसको मिस कर दिया। अब यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया में लगभग डेट हो चुका है 2 लाख करोड़ का। अब यहाँ पर 2 लाख करोड़ का डेट हो चुका है, तो अब क्या करने वाली वोडाफोन आइडिया, तो वोडाफोन आइडिया चाहती है कि इसके पास यहाँ पर ये कैपिटल रेस कर ले। तो
डेट लेडन वोडाफोन आइडिया में गेट अ फंड इन्फ्यूजन ऑफ अप टू ₹20,000 करोड़, तो लगभग 20,000 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन हो सकता है, जिसमें से जो 7-8 हज़ार करोड़ है वो तो प्रोमोटर्स के थ्रू आ जाएंगे और बाकी बैंक गारंटी के थ्रू मिल जाएगा। अब बैंक गारंटी के थ्रू मिलना इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर टेलीकॉम रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। अब गवर्नमेंट ने टेलीकॉम रिफॉर्म्स में क्या क्या बात की थी, तो बैंक गारंटीज़ के लिए अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैड कट डाउन ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक गारंटीज़। इसके अलावा जो फ्यूचर ऑक्शन है उससे भी डन अवे कर दिया गया है। 4 साल का मोरेटोरियम भी दे दिया गया है कि जो भी आपको पास्ट ऑक्शन में जो भी आपने स्पेक्ट्रम खरीदे उसके लिए आपको 4 साल का मोरेटोरियम, उसके बाद आप आराम से पे करते रहना। इसके अलावा जो एजीआर ड्यूज़ है उसके ऊपर भी 4 साल का मोरेटोरियम दे दिया गया है, लेकिन एजीआर ड्यूज़ में जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट होगा तो वो इनको देना पड़ेगा। तो कंपनीज दैट अवेल ऑफ द 4 ईयर मोरेटोरियम आइदर ऑन पेमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज़ और ऑन ड्यूज़ ऑफ द स्पेक्ट्रम दे हैड परचेज इन पास्ट ऑक्शन, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि अक्टूबर 1 से कैलकुलेट होगा। तो बेसिकली इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन मोरेटोरियम तो ले ही सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेट लेडन वोडाफोन आइडिया को थोड़ा टाइम मिल जाएगा और बाद में अपने डेट देती रहेगी। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है द सिटी में, तो आप देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात हो रही है। तो ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है, तो यहाँ पर जो त्रिपुरा की इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसके लिए लैंड की बात करते हैं कि यहाँ पर एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए त्रिपुरा की इंडिजिनस पॉपुलेशन का। और ये बेसिकली सिर्फ त्रिपुरा का ही लैंड नहीं है, त्रिपुरा के आसपास जैसे असम का भी कुछ लैंड, मिजोरम का भी कुछ लैंड। तो यहाँ पर इनकी डिमांड होती है कि सेपरेट स्टेट फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस राइट्स। तो जैसे ही पोल्स आने वाले होते हैं इनकी डिमांड बहुत तेज़ हो जाती है और ये चाहते हैं कि नेटिव इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा के लिए यहाँ पर एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होना चाहिए। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इजराइल में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हुए हैं, तो 5 दिन की विजिट है। तो अभी तक क्या बातें हुई हैं तो वो सब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सोल्जर्स ने जान दी थी वर्ल्ड वॉर 1 में, जो कि ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे और यहाँ पर इजराइल को लिबरेट कराया था। तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर एट तलपाई cemetery paying respect to Indian soldiers who died in World War I while fighting as part of the British Army for liberating what later became Israel। तो यहाँ पर इजराइल के लिबरेशन में यहाँ पर इंडिया ने भी पार्ट लिया था क्योंकि हमारे सोल्जर्स ने भी वहाँ पर अपनी जान दी थी और लड़े थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। अब यहाँ पर हाइफा डे मनाया जाता है। तो इंडियन आर्मी कमेमोरेट करती सितंबर 20 को हर साल हाइफा डे। तो हाइफा क्या है, तो ये बेसिकली इजराइल में सिटी है, ये तीसरा सबसे बड़ा सिटी। तो पहला तो जेरूसलेम है, दूसरा तेल अवीव और तीसरा हाइफा है। तो हाइफा डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारी इंडियन कैवलरी के 3 रेजिमेंट्स मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर वो भी लड़े थे और उन्होंने हाइफा को लिबरेट कराया था। तो इसीलिए हम सितंबर 23 को कमेमोरेट करते हैं हाइफा डे की तरह। तो आई एम डीपली ऑनर्ड टू पे होमेज टू द वेलियंट सन्स ऑफ इंडिया हु फॉट विद ब्रेवरी एंड करेज इन दिस लैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो यहाँ पर कभी इंडिया इजराइल के रिलेशंस की बात आए तो आप ये वाली चीज़ भी कोट कर सकते हैं कि कैसे हाइफा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा हमारे सोल्जर्स ने यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 में जान दी थी अपनी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओवर 27,000 कैटल डेथ्स ऑन ट्रैक्स इन कोविड ईयर। तो लगभग पिछले साल भी जब ट्रेन इतनी कम चली थी उसके बाद भी लगभग 27,000 यहाँ पर कैटल की डेथ हुई है ट्रैक्स पर आ जाने से। तो कैटल बीइंग रन ओवर बाई ट्रेन्स हैज़ बीन अ पेरेनियल प्रॉब्लम फॉर इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज में ये जो कैटल आ जाते हैं ट्रैक्स पर जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है, तो ये इंडियन रेलवेज़ के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि डैमेज असेट्स डैमेज होते हैं। इसके अलावा जो ट्रेन है वो डिले हो जाती है और इसके अलावा सेफ्टी चैलेंज का भी यहाँ पर इशू है। अब हर जगह फेंसिंग करना ट्रैक की पॉसिबल नहीं है, तो अथॉरिटीज़ को अब यहाँ पर कोई लास्टिंग सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप बता सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल ये है कि फर्टिलाइज़र की कमी हो गई है। तो हम जो फर्टिलाइज़र है डायमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसके लिए हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो क्या हुआ कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए और गवर्नमेंट ने जब सब्सिडी अनाउंस की तो बेसिकली गवर्नमेंट ने थोड़ी लेट सब्सिडी अनाउंस की जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक नहीं आ पाया। तो एज रिपोर्टेड बाई दिस न्यूज़ पेपर स्टॉक ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली डायमोनियम फॉस्फेट, तो डायमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश इनकी कमी हो गई है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा लो लेवल्स पर हैं। अभी जो सीज़न है वो सोइंग का सीज़न है, यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर भी अच्छा है, तो इस समय फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और मार्केट में फर्टिलाइज़र है नहीं। अब द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल हैव इट वर्क आउट इन द कमिंग डेज मैनेजिंग सप्लाईज। तो यहाँ पर अब सप्लाईज मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा फार्मर एंगर को भी मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो सब्सिडी है नॉन यूरिया की वो पहले रेस कर देनी चाहिए थी अगर हमें इम्पोर्ट करना था। तो ग्लोबल प्राइजेस बढ़ गए थे। इसके अलावा फर्टिलाइज़र हर जगह यूज़ हो रहा है जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, अमोनियम सल्फर, इन सब की ज़रूरत थी। तो इम्पोर्ट तभी वायबल होंगे जब यहाँ पर जो कंपनीज होगी सब्सिडी यहाँ पर फार्मर्स तक पहुँचा पाएगी। ऑन October 12 इट अप्रूव्ड अ सब्सटेंशियल हाइक इन द सब्सिडी ऑन DAP। तो यहाँ पर सरकार ने जो डायमोनियम फॉस्फेट की सब्सिडी बढ़ा दी थी
द डिसीजन जो आया वो बेसिकली थोड़ा लेट आया, तो द डिसीजन आइडियली शुड हैव कम मच अर्लियर टू इनेबल बिल्डिंग ऑफ सफिशिएंट ओपनिंग स्टॉक्स फॉर द राबी सीजन। तो राबी सीजन के लिए स्टॉक्स हमें भरने के लिए थोड़ा पहले डिसीजन कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने लेट डिसीजन किया। बट नाउ दैट द इम्पोर्ट्स कैन हैपन, लेकिन अभी भी इम्पोर्ट्स हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करे, जैसे ही पोर्ट्स पर ये आए क्विकली मूव करा दे टू द कंजम्पशन सेंटर्स, ताकि फार्मर्स को जल्द से जल्द फर्टिलाइजर मिल सके। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो यूज़ द करंट सप्लाई क्राइसिस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट करंट सप्लाई क्राइसिस को एक दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकती है। कैसे कि यहाँ पर सबसे पहले फार्मर्स को ये समझ आना चाहिए कि हम जो फर्टिलाइज़र है, इंडिया जो फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट करता है, तो फार्मर्स नीड टू नो दैट इंडिया इंपोर्ट मच ऑफ इट्स फर्टिलाइजर रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ में यहाँ पर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दीज कैन बी यूज फॉर प्रोडक्ट्स डिलीवरिंग द सेम न्यूट्रिएंट्स इन जस्ट द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़, जैसे कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्राइसिस को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। यहाँ पर जो यूरिया है उसको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर लाने देना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स है वो डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश के अलावा भी सोच सके। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने एक ये सोल्यूशन दिया कि हमें यूरिया को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में लाने की ज़रूरत है। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, द परस्यूट ऑफ टैक्स जस्टिस। तो यहाँ पर टैक्स जस्टिस की तो हमेशा बात की जाती है कि जैसे एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लिया जाता तो वो कितना सही है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेजर्स कितना सही है। इसके अलावा जो वोडाफोन के साथ यहाँ पर पोस्ट आर्बिट्रेशन चल रहा है, तो ये कितना सही है। तो हर जगह टैक्स जस्टिस की बात की जाती है। उस दिन भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें यहाँ पर बोला जा रहा था कि एक टैक्स यूनियन होना चाहिए जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं वो डिसाइड करें कि गवर्नमेंट टैक्स का पैसा कहाँ खर्च करे। तो यहाँ पर टैक्स पर हमेशा ये सारी बातें होती रहती हैं। अभी पेंडोरा पेपर से ये पता चला जो वेल्दी लोग हैं वो अपने टैक्स बचाने की कैसे कोशिश करते हैं ऐसे ट्रस्ट का मेज़ बना के। तो यहाँ पर अभी OECD ने कुछ बातें बताई हैं कि हम कैसे टैक्स को बचा सकते हैं, ये टैक्स अवॉइडेंस से कैसे हम लड़ सकते हैं। तो द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो OECD ने अब फ्रेमवर्क बताया है। तो इस फ्रेमवर्क के 2 पिलर होने वाले हैं। तो पिलर 1 जो है वो बेसिकली सारे मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस पे यहाँ पर अप्लाई होगा। तो लगभग 100 ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस पे अप्लाई होगा। तो पहला पिलर ये बोलता है कि जो भी इन MNEs का जो भी प्रॉफिट है, ये क्या करें कि अब इनका जो प्रॉफिट है वहाँ पर टैक्स दे जहाँ पर ये अपनी सर्विसेज को डिलीवर करते हैं इन मोस्ट प्रॉफिटेबल MNEs एंड रीएलोकेट्स पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द कंट्रीज वेयर दे सेल द प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज। तो उन्होंने जो भी अभी तक प्रॉफिट कमाई ये क्या करें, रीएलोकेट करें उन कंट्रीज़ को जहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और अपनी सर्विसेज बेचते हैं। तो यहाँ पर जो अनफेयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं वो बेसिकली ऑब्विएट हो जाएंगी, क्योंकि ये MNEs क्या करते हैं, ये टैक्स हेवन जैसे कंट्रीज़ में अपने हेडक्वार्टर्स बना लेते हैं ताकि इनको टैक्स ना देना पड़े। तो जब ये टैक्स हेवन जैसे कंट्रीज़ में अपने हेडक्वार्टर बना लेते हैं तो बेसिकली जिन कंट्रीज़ में अपने गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं वहाँ पर ये टैक्स नहीं देते हैं। ऐसे इसी की वजह से जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ को इक्वलाइजेशन लेवी लेकर आना पड़ता है, जैसे कि गूगल जैसी कंपनीज़ अपने टैक्स देने से बचते हैं, यहाँ पर और कंट्रीज़ गाफा जैसा टैक्स लेकर आती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया जो 100 ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल MNEs हैं वो क्या करें, जो भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया उसे रीएलोकेट करें और उन कंट्रीज़ में दें जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पर अपना प्रोडक्ट्स बेचती हैं, ताकि जो टैक्स अवॉइडेंस और जो टैक्स इवेजन वो कम हो सके। और दूसरी बात ये, जिन कंपनी का जो एनी कंपनी विद ओवर 750 मिलियन यूरोज ऑफ एनुअल रेवेन्यू वुड नाउ बी सब्जेक्टेड टू एन इफेक्टिव मिनिमम रेट। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनको 15% मिनिमम टैक्स तो देना ही चाहिए। तो OECD ने बेसिकली क्लियर कर दिया जो टैक्स हेवन से फिर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हर जगह एक मिनिमम टैक्स डिसाइड हो गया कि हर जगह आपको 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा यहाँ पर हो जाए कि 15% टैक्स देना ही पड़े और जो प्रॉफिट का रीएलोकेशन हो तो उससे कितना ज़्यादा टैक्स आएगा ये पता करते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो पिलर 1 एंश्योर्स दैट विथ मोर देन $125 बिलियन ऑफ प्रॉफिट रीएलोकेशन, तो अगर यहाँ पर रीएलोकेशन किया जाएगा जो 100 MNEs का प्रॉफिट है तो लगभग $125 बिलियन उन कंट्रीज़ के पास आएंगे जो कि डेवलपिंग है। तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा फायदा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। इसके अलावा अगर 15% टैक्स लगाया जाएगा तो यहाँ पर भी जो कंट्रीज़ हैं उनको लगभग $150 बिलियन का एडिशनल रेवेन्यू आएगा। अब एलिमिनेशन टैक्स हेवंस का बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो टैक्स बचाते हैं, इसके अलावा जो कंपनीज टैक्स बचाती हैं उसकी वजह से कितना नुकसान होता है। तो लॉसेस ड्यू टू टैक्स अब्यूज़ हैव बीन एस्टिमेटेड। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी द स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2020 रिपोर्ट, जिसमें ये पता चला था कि टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस की वजह से लगभग $427 बिलियन एनुअली लॉस होता है। तो यहाँ पर जो $245 बिलियन लॉस होता है वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की वजह से होता है कि वो टैक्स बचाने की कोशिश करती हैं, और 182 बिलियन उन वेल्दी लोगों की वजह से होता है जो कि टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज लॉस लगभग
9.2% हो गया। यहाँ पर इंडिया जैसे कंट्री जो अपने हेल्थ बजट पर इतना कम खर्च कर पाती है, इसके अलावा अपने एजुकेशन पर आज तक 6% ऑफ जीडीपी हम खर्च नहीं कर पाए। भले ही हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोल दिया, लेकिन अभी तक हम बजट का 6% नहीं दे पाए। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेल्दी इंडियंस और कंपनीज टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो टैक्स देंगे तभी तो यहाँ पर पब्लिक पे एक्सपेंडिचर हो पाएगा। तो इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक व्हेन ऑल कंट्रीज नीड ग्रेटर रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, जब पैंडेमिक था हर कंट्रीज़ को ज़रूरत थी कि रिसोर्सेज हो, हम पब्लिक हेल्थ के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें वेंटिलेटर्स प्रोक्योर करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो यहाँ पर उसके बाद भी ये वेल्दी जो लोग थे और इसके अलावा जो कंपनीज थी वो कोशिश कर रही थी कि वो कैसे टैक्स को एवेट कर सकें। तो जो OECD का प्रपोजल है, मिक्स रिस्पॉन्स आया है NGO से, और इनका बेसिकली ये कहना है कि अगर आप 15% ये आप टैक्स लिमिट सेट कर दोगे तो बेसिकली ये बेस लाइन नहीं बनेगा, ये एक बेसिक नॉर्म बन जाएगा। और इसके अलावा एक ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि कंट्री का सॉवरेन राइट होना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि वो कितना टैक्स रखना चाहती है। अब यहाँ पर कुछ का ये भी कहना है कि UN जो OECD स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई लेजिटिमेसी नहीं है। UN के अंदर एक UN टैक्स कमीशन होना चाहिए जो कि ये डिसाइड करे कि टैक्स लॉस कैसे होने वाले। तो इट रीइटरेट्स इट्स डिमांड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल इंटरगवर्नमेंटल UN टैक्स कमीशन। तो बेसिकली यहाँ पे UN टैक्स कमीशन की बात की है जो कि डिसाइड करेगा UN टैक्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि कितना टैक्स होना चाहिए। तो बेसिकली ऑथर ने ये बोला है कि प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मैनी ऑफ इट्स मैंडेट्स एंड मिशन। अब UN पर लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा रह नहीं गया। UN के रिफॉर्म्स की बात चल रही है। यहाँ पर UN का ये कहना है कि UN टैक्स कन्वेंशन होना चाहिए जो कि ये डिसाइड करेगा। तो गिवन द प्राइवेटाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मैनी ऑफ इट्स मैंडेट्स एंड मिशन, तो प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन तो हो ही चुका है UN के काफ़ी मिशन का। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द परमानेंट मेंबर्स, इसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की परफॉर्मेंस है, तो डिस्प्ले जो फेथ है UN सिस्टम में वो धीरे धीरे मूव हो रहा है। जैसे कि चाइना जैसे मेंबर्स हैं इनके, तो चाइना हर जगह वीटो करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वैसे भी UN से लोगों का जो फेथ है वो मूव हो रहा है। तो यहाँ पर OECD का फ्रेमवर्क अच्छा है, बस इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। और इसको काफ़ी कंट्रीज़ ने बैक भी किया है, लगभग बैक बाई 134 कंट्रीज़। तो लगभग 134 कंट्रीज़ ने इस OECD के यहाँ पर फ्रेमवर्क को बैक भी किया है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो यहाँ पर OECD ने बेसिकली एक फ्रेमवर्क दिया है जिसमें ये बोला गया जो MNEs हैं वो अपना प्रॉफिट को रीएलोकेट करें उस कंट्रीज़ में जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज को बेचते हैं। इसके अलावा जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज को बेचते हैं और जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इसके अलावा जो भी कंपनीज जिनका 750 मिलियन का बिजनेस है वो क्या करें, उनके ऊपर लगभग 15% मिनिमम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर 15% मिनिमम टैक्स लगेगा तो फिर कोई भी टैक्स हेवन कंट्री रह ही नहीं जाएगा। अब फिर ऑथर ने स्टैटिस्टिक्स बताए हैं कि इस वजह से कितना ज़्यादा टैक्स का नुकसान होता है और अगर ये ले आएंगे तो कितना टैक्स का फ़ायदा होगा। तो अगर यहाँ पर जो MNEs है वो अपना प्रॉफिट रीअलोकेट करेंगे तो लगभग $427 बिलियन और ज़्यादा टैक्स मिलेगा। और इसके अलावा अगर 15% का टैक्स लगाया जाएगा तो 182 बिलियन और ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो लगभग $382 बिलियन हर साल नुकसान हो जाता है, जिसमें जो 98% ग्लोबल टैक्स लॉसेस होते हैं वो बेसिकली फैसिलिटेट किए जाते हैं बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, और जो 2% होते हैं वही सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा फैसिलिटेट किए जाते हैं। अब पैंडेमिक के टाइम पे जहाँ पर टैक्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत थी ताकि यहाँ पर जो सरकार है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सकें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर टैक्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर जो OECD का फ्रेमवर्क है उसको लाया जा सकता है, लेकिन UN जो है, अब UN का ये कहना है कि UN टैक्स कन्वेंशन होना चाहिए कि जो कि ये सारे टैक्स डिसाइड करे। अब वो तो बात की बात है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पर क्या सोल्यूशन दिया गया है। हम आगे चलते हैं। तो ये दोनों ही आर्टिकल सावरकर, वीर सावरकर के ऊपर है। अब यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली थी कि राजनाथ सिंह रिसेंटली हेड हिज यूरेका मूवमेंट, जब उन्होंने ये बोला था कि गांधी जी ने सावरकर को बोला था कि आप क्लेमेंसी पिटिशंस लिखो। ठीक है, अब ऑथर ने इस आर्ग्यूमेंट की पॉलिसी को बताया कि ये आर्ग्यूमेंट कितना गलत है। जब 1911 में जब सावरकर ने पहली पिटीशन लिखी थी तब उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, तो उनका तब तो गांधी जी का कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट से कुछ लेना देना ही नहीं था। तो यहाँ पर तो सवाल ही नहीं उठता कि गांधी जी ने सावरकर से बोला होगा कि आप यहाँ पर मर्सी पिटीशन लिखो। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, पर ठीक है हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो सेकंड आर्गूमेंट है, सबसे पहले ऑथर ने सेकंड आर्गूमेंट ये दिया है, जो गांधी जी का यंग, जो मीडिया बेसिकली दिखा रही है, यंग इंडिया का एक न्यूज़पेपर कट दिखा रही है, न्यूज़ कट दिखा रही है। तो गांधी स्पीच इन यंग इंडिया पब्लिश ऑन May 26, 1920 विच मेंशंस द सावरकर ब्रदर्स, वो बेसिकली सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कवर करने के लिए लिखा गया था, बेसिकली सिर्फ सावरकर को कवर करने के लिए नहीं लिखा गया था। और तीसरी बात, Savarkar, in one more petition, Savarkar had submitted, I and my brother are perfectly willing to give a pledge of not participating। तो बेसिकली यहाँ पर जो सावरकर उनके भाई हैं वो ये कह रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से
कि वो किसी भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फॉर अ डेफिनेट एंड रीजनेबल पीरियड। जब तक गवर्नमेंट बोलेगी तब तक वो किसी भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और यहाँ पर ऑथर ने बोला जो इस समय का टाइम था वो ऐसा टाइम था कि गांधी जी बोल रहे थे कि हमें भले ही जेल जाना पड़े तो हम जाएं, लेकिन यहाँ पर हमारा नेशनल जो फ्रीडम स्ट्रगल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया कांट अटेन फ्रीडम। तो यहाँ पर बेसिकली गांधी जी उस समय ये कह रहे थे जो इंडिया है वो फ्रीडम नहीं अटेंड कर सकता जब तक जो लैक्स ऑफ लोग हैं वो फियरलेस ना होकर, इम्प्रिजनमेंट उनको डर ही ना हो कि उनको जेल हो जाएगी, तब जाके हमें इंडिपेंडेंस मिल सकती है। तो यहाँ पर इस समय जब सावरकर हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के लिए कुछ भी करेंगे। नेक्स्ट बात ये, वी डिमांड, अब यहाँ पर भगत सिंह का जो आर्ग्यूमेंट है कि वी डिमांड टू बी शॉट डेड इंस्टेड टू बी हैंग। तो यहाँ पर भगत सिंह द्वारा ये बात कही गई है। इन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर सावरकर क्या कर रहे हैं, तो सावरकर यहाँ पर मर्सी पिटिशन लिख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बेनिफिशंस दिखाए, मर्सी मेरे ऊपर दिखाए। आई फॉर वन कांट बी द स्टॉन्चेस्ट एडवोकेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस। मैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस की बात करूँगा, मैं इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए लॉयल रहूँगा। तो ये सारी बातें बोली गई हैं। अब यहाँ पर अंबेडकर का एक न्यूज़पेपर की बात की गई, तो बी आर अम्बेडकर का न्यूज़पेपर मूक नायक। तो आपको पता होना चाहिए कि मूक नायक किसका न्यूज़पेपर है, तो बी आर अम्बेडकर का। इसके अलावा गांधी जी ने प्रपोज किया था ग्राम स्वराज की बात, कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, नॉन वायलेंस की बात। और ऑन द अदर हैंड अम्बेडकर ने बात की थी इक्वालिटी की, जस्टिस की, जो कि मॉडर्न सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरत है। लेकिन सावरकर ने क्या बात की, सावरकर ने बात की आइडियाज़ ऑफ हिंदू नेशनलिज्म की। तो ये आर्टिकल मैंने सिर्फ ऑथर के व्यूज़ बताए, इसमें मेरा कोई व्यू पॉइंट नहीं है। अभी सेकेंड आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। अब महात्मा गांधी को जहाँ फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए जो कि प्रेजेंट डे भारत में हैं। उन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को एक ट्रूली नेशनल स्ट्रगल बनाया। मल्टीपल रीजन्स को यहाँ पर एम्ब्रेस किया गया, मतलब बेसिकली मास मोबिलाइजेशन किया गया, सारे लोगों को वो लेकर आए इस फ्रीडम स्ट्रगल में। उन्होंने नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल दिया, इक्वालिटी का प्रिंसिपल दिया, और उनका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये था कि आपको ऑप्रेसर का हर्ट बदलना है। यहाँ पर अगर गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है तो यहाँ पर टाइम है कि सन ऑफ द नेशन को भी रिकॉग्नाइज करने का टाइम है, तो वो सन ऑफ द नेशन है वीर सावरकर। तो एनी फ्रीडम, हर फ्रीडम स्ट्रगल के दो एम होते हैं। पहला तो ये कि कॉलोनियलिज्म से कैसे इंडिपेंडेंस हो। तो यहाँ पर कॉलोनियलिज्म तो था हमारे ऊपर, तो उससे इंडिपेंडेंस की बात थी। तो गांधी जी भी यहाँ पर कॉलोनियलिज्म से इंडिपेंडेंस की बात करते तो सावरकर की भी बात करते थे। लेकिन फ़र्क दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क है। तो बिसाइड द गांधीयन स्ट्रीम ऑफ नेशन मेकिंग देयर इज अनदर पैरेलल बट इक्वली फोर्सफुल स्ट्रीम, जो कि गांधी जी ने रिकॉग्नाइज भी की और प्रेज भी की, और वो दूसरी स्ट्रीम थी रिवॉल्यूशनरी की। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने बोला जो रिवॉल्यूशनरी की स्ट्रीम थी, उनको दो इंडिविजुअल्स ने डोमिनेट किया, एक थे सावरकर और दूसरे थे गांधी। वन इज नोन एज महात्मा वाइल द अदर इज नोन एज वीर। तो यहाँ पर पहले तो बहुत सारी यहाँ पर वो बताए गए हैं कि कौन कौन सी हमारे यहाँ आइडियोलॉजीज थी। तो देयर वर रिफॉर्मिस्ट, रिवॉल्यूशनरीज, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, लॉयलिस्ट, प्रोग्रेसिव एंड इवन रिग्रेसिव। तो यहाँ पर गांधी जी भले ही रिवॉल्यूशनरी को यहाँ पर गांधी जी ने प्रेस किया था अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो बिसाइड्स द गांधीयन स्ट्रीम ऑफ नेशन मेकिंग देयर इज अनदर पैरेलल बट इक्वली फोर्सफुल स्ट्रीम दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेज्ड बाय गांधी। तो वो स्ट्रीम थी रिवॉल्यूशनरी। अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ब्रॉडर वे में देखो तो यहाँ पर दो इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने डोमिनेट किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को। तो एक थे गांधी जी और दूसरे थे वी डी सावरकर। अब यहाँ पर दोनों में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं तो ऑथर ने ये बताया। तो बोथ वर बॉर्न इन ट्रेडिशनल हिंदू फैमिलीज। तो दोनों ही ट्रेडिशनल हिंदू फैमिलीज़ में बॉर्न हुए थे। दोनों अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे। यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो ज़्यादा असर्टिव थे अपने हिंदू आइडेंटिटी को लेकर। फॉर एग्जाम्पल वो सनातनी हिंदू थे, काउ वर्शिपर की बात करते थे। लेकिन जो सावरकर थे वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे अपनी अप्रोच में, जैसे कि जो भी हिंदू में रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं वो उसके अगेंस्ट थे। इसके अलावा गांधी जी ने राम राज्य की बात की थी। जो सावरकर है उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो सावरकर है उनका हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू रिलीजन से नहीं था। उनका मतलब ये था एनी वन हु इज़ बॉर्न इन द मदरलैंड एंड लव्स हिज कंट्री। तो कोई भी जो भी इस मदरलैंड में पैदा हुआ है और अपने कंट्री से प्यार करता है तो वो हिंदू है, भले उसका रिलीजन कोई भी हो। तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू है वो रिलीजन को नहीं रेफर करता है, वो बेसिकली किसी भी इंसान को रेफर करता है जो कि इंडिया में पैदा हुआ है और अपने मदरलैंड से यहाँ पर वो प्यार करता है। तो जो हिंदूनेस था वो कोई सेक्टेरियन या रिलीजियस नहीं था, बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी थी जो कि शेयर हिस्ट्री और ब्लड लाइन की वजह से आती है। तो बोथ द फादर ऑफ द नेशन एंड द सन ऑफ द नेशन, दोनों ने लॉ पढ़ा था, दोनों बैरिस्टर्स थे। इसके अलावा दोनों ऑथर्स भी थे। यहाँ पर जो गांधी ने हिंद स्वराज लिखी तो सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 अपराइजिंग पर लिखी थी। आगे चलते हैं हम। अब बोथ गांधी एंड सावरकर वर प्रोएक्टिव सोशल रिफॉर्मर्स, दोनों ही सोशल रिफॉर्मर्स थे। दोनों ने अपने राइटिंग्स में बात की कि सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो आफ्टर ही वाज रिलीज्ड विद कंडीशनल कन्फाइनमेंट फ्रॉम द जेल, जब सावरकर रिलीज हुए थे तो कैसे उन्होंने सोशल रिफॉर्म प्रोजेक्ट किया रत्नागिरी में। साथ ही उन्होंने कास्ट सिस्टम को अप्रूव करने की बात की, इंटरकास्ट डाइनिंग को एडवोकेट किया। तो गांधी जी ने भी हिंदुज़म को रिफॉर्म करने की बात की कि हम कास्ट बेस्ड डिफरेंस को भूल के यहाँ पर हिंदुज़म को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोनों ने काफ़ी टाइम जेल में निकाला फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ सिविल राइट्स। तो यहाँ पर गांधी जी लगभग 5 बार जेल में गए थे और इसके अलावा 13 साल यहाँ पर
जो सावरकर हैं वो भी 13 साल लगभग वो अंडमान की काला पानी की उन्होंने सज़ा काटी। तो गांधी डेवलप्ड, अब यहाँ पर गांधी ने भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी, लेकिन पहले गांधी डोमिनियन स्टेटस में ही वो संतुष्ट थे, ठीक है डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, लेकिन बाद में गांधी जी ने भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की और वीर सावरकर ने तो हमेशा से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की। तो जो इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस जो 1857 की अपराइजिंग थी, यहाँ पर वीर सावरकर उसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट वॉर है हमारे इंडिपेंडेंस का। तो गांधी डिड नॉट हैव एनी क्लियर एनुंसिएशन ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857, लेकिन गांधी जी ने 1857 अपराइजिंग को लेकर कुछ नहीं बोला। तो गांधी और सावरकर दोनों के लिए इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, बस दोनों के लिए यहाँ पर जो गांधी के लिए मीन्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितना कि एंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सावरकर के लिए मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर एंड इंपॉर्टेंट है। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं, वो रास्ता सही है गलत है, बस हम अपने गोल तक पहुँच जाएँ। तो ये वीर सावरकर का मानना था, लेकिन गांधी जी का ये मानना था जो हम रास्ता चुन रहे हैं वो रास्ता भी सही होना चाहिए। तो चेंजिंग द माइंड ऑफ द ऑपरेसर वॉर एसेंशियल, तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी वो नॉन वायलेंस की प्रिंसिपल पर चलते थे। फॉर सावरकर के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि कंप्लीट और इमीडिएट इंडिपेंडेंस हमें मिलना चाहिए, और वो मीन्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा गोल क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अवार्ड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, बांग्लादेश में अटैक हो गया है, तो मिनॉरिटी ग्रुप ने हंगर स्ट्राइक, पहले इस्कॉन पे भी अटैक हो गया। अब तो यहाँ पर इस्कॉन ने बेसिकली यूएन को भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, कि यहाँ पर वो देखें कुछ। अब हम आगे चलते हैं। तो ये अफगानिस्तान के लास्ट जीव थे, अब ये भी जा रहे हैं वापस इजराइल। तो द मैन नोन एज द लास्ट जीव ऑफ काबुल कुड सून बी हेडिंग टू इजराइल। तो अफगानिस्तान में तो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, उसके बाद यहाँ पर वो किसी को रहने तो दे नहीं रहे। अब यहाँ पर इजराइल में एक लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न, तो उसमें कोई भी जीव अगर इजराइल में आता है तो उसको इजरायली सिटीजनशिप कन्फर कर दी जाती है अंडर जूइश रिलीजियस लॉ। और जूइश रिलीजियस लॉ में ये भी है, जो हस्बैंड है वो एग्री कर जाए अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए, अगर उसकी वाइफ ऐसा चाहती है। तो अंडर जूइश रिलीजियस लॉ हस्बैंड मस्ट एग्री टू ग्रांट हिज वाइफ अ डिवोर्स, जो कि बेसिकली ये देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब इन्हें भी अपनी वाइफ को देना पड़ा। अब यहाँ पर आपको पता होगा स्पेनिश आइल ऑफ ला पल्मा, वहाँ पर एक वॉल्केनो एरप्ट हुआ था। तो बस ला पल्मा कहाँ पर एरप्ट हुआ, तो स्पेनिश आइल में हुआ था, इतना पता होना चाहिए आपको। अब हम आगे चलते हैं। एक्सपर्ट्स कॉल फॉर रिव्यू ऑफ IMF रोल, डेटा इंटेग्रिटी, कंप्लीटिंग कोटा रिफॉर्म्स। अब जैसे UN में रिफॉर्म्स की बात होती है, वैसे ही अब यहाँ पर IMF में रिफॉर्म्स की बात की गई और वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स की बात की गई। तो क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो IMF, अब जैसे इकोनॉमिक वेट जो है कंट्रीज़ का चेंज हो रहा है, अब बहुत सारी इमर्जिंग कंट्रीज़ आ रही हैं, पहले सिर्फ US सुपर पावर था, बहुत कंट्रीज़ जो हैं जो US को यहाँ पर कॉम्पीट कर रही हैं। तो यहाँ पर IMF का रोल को रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो कोटा रिफॉर्म्स है वो लेने की ज़रूरत है, और जो डेटा इंटेग्रिटी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक में डेटा का मैनिपुलेशन किया गया था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्या क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, तो आपको ये तो पता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उसको कैसे मैनिपुलेट किया गया था, उसके डेटा को चाइना की रैंक को बढ़ाने के लिए, और उसके बाद 2020 में सऊदी अरेबिया, UAE और अजरबैजान के रैंक को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैनिपुलेशंस किए गए थे। तो यहाँ पर पहली बात की कि कोटा रिफॉर्म्स की, जो IMF है उसमें कोटा रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोटा ही डिसाइड करता है कि कंट्री की वोटिंग पावर कितने होने वाली है और कंट्री यहाँ पर बोरो कितना करने वाला है। तो US की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोटा है। अब जो चाइना है वो US के आसपास पहुंच रहा है, तो फर्स्ट एज चाइना अप्रोचेस और इवन सरपासेस द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर जो चाइना का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा UK जैसे कंट्रीज़ का कोटा कम किया जाना चाहिए और ब्रिक्स का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोटा रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 में क्या होता है, यहाँ पर जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आर्टिकल 4 कंसल्टेशन, अंडर विच यहाँ पर IMF क्या करता है, बाईलेटरल डिस्कशन करता है, और उस बाईलेटरल डिस्कशन के बाद यहाँ पर वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो यहाँ पर जो बाईलेटरल डिस्कशन होते हैं, यहाँ पर भी कोई रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर C रंगराजन, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आर्ग्यूज दैट IMF शुड फोकस ऑन लोअर इनकम कंट्रीज। अब IMF जो है वो लोअर इनकम कंट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करे और डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पर सपोर्ट दे। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इंडिया जैसे कंट्रीज़ है वो तो फंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4x है, तो हम सिर्फ 4x के बेसिस पे ही अपना फंड रेस कर सकते हैं। लेकिन जो लो इनकम कंट्रीज़ है जिनके पास 4x नहीं होते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है फंड्स रेस करना। तो यहाँ पर जो IMF है वो इन लो इनकम कंट्रीज़ को हेल्प करे। 1991 में जब हमने LPG रिफॉर्म्स किए, तो तब हमें IMF ने हेल्प किया था, लेकिन अब 1991 वाली सिचुएशन नहीं है। सेकंड इज दैट इवन टू द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अदर्स आर नो लॉन्गर क्लाइंट, तो अब हम IMF के क्लाइंट्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी ऐसा ओकेजन हो जाए कि सडन राइज हो जाए पेट्रोलियम प्राइस में या समथिंग, तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर IMF होना चाहिए। तो IMF में यहाँ पर रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आपको पता चल गया कौन कौन सी रिफॉर्म्स की बात की है। तो पहली बात तो कोटा रिफॉर्म्स की बात की है कि कोटा ही डिसाइड करता है कि कितनी बोरिंग कैपेसिटी होने वाली है और कितनी वोटिंग पावर होने वाली है, तो किनका कोटा डिक्रीज़ करना चाहिए, किनका कोटा बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 4 में जो कंसल्टेशंस होते हैं उसमें रिफॉर्म्स करने की बात की है। इसके अलावा जो डेटा इंटीग्रिटी उसको मेंटेन करने की बात की गई है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
तो यहाँ पर इंडिया ने बेसिकली 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस दे चुका है। इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब चाइना का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट, जो कि हमने फर्स्ट पेज पर पढ़ा था, उसका ही एक्सटेंशन है। तो चाइना ने न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट किए जिसकी स्पीड 5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड है। अब चाइनीज़ मिलिट्री ने इस मिशन को हाइड करके रखा। अभी जाकर पता चला है वर्ल्ड को कि चाइना ने मिशन किया, तो यूएस तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि चाइना के पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है। अब यहाँ पर यूएस, चाइना और रशिया तीनों ही कंट्रीज़ कोशिश कर रहे थे कि हाइपरसोनिक वेपन्स बना लें, तो इंक्लूडिंग ग्लाइड व्हीकल्स दैट आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस। तो ये बेसिकली स्पेस में लॉन्च की जाती है, फिर ये स्पेस में अराउंड द ग्लोब यहाँ पर घूमती है, उसके बाद ये टारगेट को हिट करती है। लेकिन जो चाइना की जो ये मिशन था वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया, लगभग 2 डज़न माइल से मिस कर दिया टारगेट को। अब जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स है वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, तो वो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। तो ये नाम याद रखना आप, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है और लगभग बहुत हाई टेम्परेचर को हैंडल करने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो हाइपरसोनिक सिस्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। जो स्क्रैमजेट्स आर कैटेगरी ऑफ इंजन्स डिज़ाइन टू हैंडल एयर फ्लोज ऑफ स्पीड्स। तो स्क्रैमजेट ऐसे इंजन्स होते हैं जो कि एयर फ्लो ऑफ स्पीड को हैंडल करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की लगभग 5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मैक की स्पीड होती है। तो यहाँ पर इसको हैंडल करने के लिए स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंडिया भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दोनों ही टेस्ट कर ली, इसरो ने भी, डीआरडीओ ने भी, और हमने जो टेस्ट की वो लगभग 6 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड की टेस्ट की है। लास्ट दिसंबर एन एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी ऑफ द डीआरडीओ वाज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। इसके अलावा हैदराबाद में भी हमने हाइपरसोनिक विंड टनल यहाँ पर एडवांस टेस्ट फैसिलिटी यहाँ पर खोली है। तो बेसिकली हम भी हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रहे हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।